टेस्ट 11 हिस्ट्री का है ना। टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी क्वेश्चन है सारे हम कवर कर लेंगे। एक दो टॉपिक और लिख लो इसके यहाँ पे, आपके क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन तो है ही वर्ड, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस में पता नहीं होगा ना क्या चीज है तो हम पढ़ेंगे क्या। तो सिलेबस एक तो कुछ यूपीएससी देता है, कुछ हम पीवाईक्यू से निकालते हैं कि ये थीम्स आती है। तो कंसोलिडेशन पे बात करेंगे ही कि कैसे हमें कंसोलिडेट किया इंडिया को, है ना। फिर उसको क्या किया, देखो स्टेप बाय स्टेप था। पहले हमने क्या किया होगा, इंटीग्रेट किया होगा, है ना, इंटीग्रेशन किया। फिर उनको कंसोलिडेट भी किया, और फिर क्या किया, रीऑर्गेनाइज भी किया। ऐसे है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ठीक है। प्रोसेस तुमसे पूछ लिया तो तुम बताओगे हाँ भाई इंटीग्रेशन, अलग अलग प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया, हमने उनको कंसोलिडेट किया फिर एक साथ, है ना। फिर हमने उनको रीऑर्गेनाइज किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई। तो प्रोसेस को समझो कैसे है, तो स्ट्रीमलाइन रहती है तो आंसर भी स्ट्रक्चर तरीके से आएगा। इसलिए सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया है। और आज जो क्वेश्चन जो 2025 में आए हैं वो डिस्कस करेंगे, तब तुम समझोगे कि यार क्या थिंकिंग रहती है एग्जामिनर की। उस थिंकिंग को समझेंगे कैसे वो अप्रोच करता है ना। तो सही में बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन बना रखे हैं। और जब तुम उस चीज को अप्रिशिएट करने लग जाते हो यार क्वेश्चन इतना अच्छा बना रखा है, तो आंसर भी तुम अच्छा लिखना लिखोगे अपने आप। तुम ये मत सोचो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया है, तुम सोचो क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है यार देश के लिए, और मेरे को इसके लिए देश वाला आंसर लिखना है, तो अपने आप आंसर अच्छा आएगा। कुछ थोड़े छोटे मोटे एटीट्यूड के चेंज करते हैं तो अपने आप ही चीजें बढ़ जाती है। पॉजिटिव होकर लिखो उस चीज को, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, तीन बात तो होगी। जो एक दो बातें और जिससे क्वेश्चन आया है वो है सिचुएशन इन द बॉर्डरिंग कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनमें जो सिचुएशंस रही हैं उनसे क्वेश्चन आता है। तो ऐसा कोई भी एडिटोरियल आए, ऐसा कोई भी कंटेंट आपको मिले जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से अब तक जो नेबरिंग कंट्रीज में वहां की सिचुएशन को, वहां पे कोई सिविल वॉर हो, वहां पे कोई पार्टीशन हुआ हो, उससे क्वेश्चन आएगा। कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो सिचुएशन इन द बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये एक वर्ड है, इसको देखना है। कंसोलिडेशन ऑलरेडी है, ठीक है। एक इसमें दे नहीं रखा सिलेबस में, पर क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, उससे भी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। फिर एक आएगा लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। लिंग्विस्टिक या और वैसे भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हमने किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे था और बाद में हो गया था, ठीक है। आएगी हाँ। देन एक आपको पढ़ना है पर्सनैलिटीज से, ठीक है। तो जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री पे आ चुका है ना, पर्सनैलिटीज पे। अबुल कलाम आजाद पे आ चुका है ना। तो पर्सनैलिटीज करना है। वर्गीस कुरियन पे भी आ चुका है पहले, ठीक है, और किस पेपर में आया था, और स्वामीनाथन पे। तो ऐसे पर्सनैलिटीज जिन्होंने शेप किया है, विश्वेश्वरिया, ऐसे पर्सनैलिटीज को आपको ध्यान रखना है इनका, ठीक है। और एग्रीमेंट्स, कोई उस पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो मेजर एग्रीमेंट जैसे ताशकंद पे आया था, ठीक है ना, एग्रीमेंट्स पे करना है। लास्ट है रिफॉर्म्स या रिवॉल्यूशंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो भी रिफॉर्म्स हैं या जो भी रिवॉल्यूशन हुए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, रिफॉर्म्स हुए थे। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, है ना, तो एग्रीमेंट में आ सकता है। इंडस वैली ट्रीट, इंडस रिवर वाली ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी, वो कहीं भी आ सकता है, मतलब ऐसे है उसका तो। आईआर वगैरह कहीं भी आ सकता है, 3 में भी निकाल सकते हैं, 1 में भी, 2 में, वो कहीं भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, तो ब्रॉड है एकदम, कहीं भी आ सकता है वो तो। चलो करते हैं स्टार्ट। तो ये एक आइडिया होना चाहिए हमें, पहले ब्रॉड पता होना चाहिए। जितना हम पढ़ाई को सिंप्लीफाई कर देंगे, स्ट्रक्चर कर देंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। और तुम्हें बर्डन नहीं लगेगा। और पढ़ाई ऐसे करना है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, सिंप्लीफाई करके चलना है। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करेंगे बिकॉज क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स इनिशिएटिव बाय आचार्य विनोबा भावे। देखो विनोबा भावे का आ गया, उसी मूवमेंट का भी आ गया। ये सेम रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन, पर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। इसकी क्योंकि रेलिवेंस है, ये आगे कई जगह पे यूज हो सकता है। आप जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें लिंक कर सकते थे इसको आप, ठीक है। तो करो इसको। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस में तुम यही दिक्कत आएगी, क्वेश्चन लगेगा इजी है, समझ में तुम्हें आ रहा है, लेकिन वो अटेम्प्ट तुम सारे पार्ट उसके एड्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। वर्ड है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोगन जय जवान जय किसान। 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। हो गया। चलो देखो,
पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताओगे ना स्लोगन कब आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डेट बताओ, 1965 में आया था, लाल बहादुर शास्त्री जी आया था, कब दिया था? एमिड्स इंडो पाक वॉर एंड सीवियर फूड क्राइसिस, ये दो हमारे पास उस टाइम प्रॉब्लम चल रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर आपने, 10 मार्कर ही था, 3 लाइन का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। देन इवोल्यूशन देखेंगे, अगला पार्ट क्या था, 2 पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। तो पहले इवोल्यूशन देखेंगे। अब इवोल्यूशन को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। या तो आप एक ये वाला डायग्राम बना सकते थे टाइमलाइन वाला, तब भी चल जाता कि ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर ये ऐसे डेवलप हुआ, फिर वापस री इन्वेंट हुआ, ऐसे हुआ, है ना। तो उस इवोल्यूशन को ब्रेक करना पड़ेगा, ये चीज सीखना आपको, नहीं तो एकदम से दिमाग में आएगा नहीं। इवोल्व में 2 लाइन में खत्म हो गया इवोल्यूशन। तो वो मैंने इसको ब्रेक किया, कैसे इसको इवोल्यूशन को ब्रेक करना है। तो आगे फिर कभी जब इवोल्यूशन क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे ब्रेक करोगे उसको। ये चीज सीखनी होती है पीआईक्यू से, जो थीम रिपीट होती है वो ऐसे रिपीट होती है कि फिर कोई इवोल्यूशन क्वेश्चन आ रहा है तुम उसको मारो इसी तरीके से। तुम्हारे ऑलरेडी तुमने उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है तो दिक्कत नहीं आएगी, ब्रेन बहुत फास्ट काम करेगा। तो उस टाइम आप बताओगे ये कंडीशन चल रही थी हमारे पास, डुअल चैलेंज थे इसलिए इवॉल्व हुआ था। डुअल चैलेंजेस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन था, है ना, पाकिस्तान चाइना वॉर वहां से जा रहे थे दोनों तरफ से, एंड डोमेस्टिक फूड इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। और हमारा रिलायंस किसके ऊपर था, PL 480 वीट इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए। इस कंडीशन में ये इवॉल्व हुआ था नारा। पर्पस क्या था इसमें, 2 पर्पस थे इसमें। एम टू अपलिफ्ट द सोल्जर मोरल ड्यूरिंग द वार टाइम, वार टाइम में तो सोल्जर का मोरल बूस्ट करें, ठीक है, और मोटिवेट फार्मर्स ड्यूरिंग द फूड स्कार्सिटी। और ये वर्ड भी तुम देखो अलग अलग, ऊपर वर्ड यूज किया मैंने अपलिफ्ट द मोरल, और यहाँ पे वर्ड यूज किया मोटिवेट। तो ये भी नहीं दोनों में मोटिवेट मोटिवेट लिख दिया, तो ये भी चीज सीखनी है तुम्हें। थोड़ी अपने वोकैब को ऐसे इंप्रूव करेंगे, बहुत हाई फाई वर्ड नहीं है पर डिफरेंट वर्ड्स है, ठीक है। उधर लिख दिया अपलिफ्टिंग द मोरल और यहाँ पे कर दिया मोटिवेटिंग द फार्मर ड्यूरिंग द फूड स्कार्सिटी एंड ड्यूरिंग द वॉर टाइम। ये चीज तुम सीख रहे हो, राइमिंग है। जब ऐसे वर्ड्स लिखते हैं हम सीधा तो एग्जामिनर का हाथ रुकता नहीं है, वो समझता है। और ये चीज तुम आगे फिर सीख जाओगे क्योंकि इसमें 2 चीज दिखा रहा है, जय जवान जय किसान। तुम साथ साथ दोनों को एड्रेस करते चल रहे हो, फूड सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी ऐसे से बात कर रहे हो तुम लोग। तो वैसे ही चलना चाहिए आंसर का फ्लो। ये हो गया इवोल्यूशन का पहला पार्ट, ठीक है। फिर पर्पस हो गया इसमें, क्योंकि इवोल्यूशन में क्या लिखता मैं, ये लिख दिया, फिर पर्पस डिवाइड ही कर रहा हूँ उसको। फिर वापस बताओ ये फर्दर इवोल्व कर रहा है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम वापस ये नारा आया जय जवान जय जय किसान वाला, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कंटेक्स्ट में देखो, इट रिव्यूड सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पे हाई यील्डिंग वेराइटीज इरिगेशन का यूज करके हमारी वीट प्रोडक्शन में काफी जंप मिला। अब ये और ब्यूटी है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में तुमने ग्राफ यूज कर लिया इकोनॉमिक्स वाला, तो लिखने की बजाय वहां पे दिखाओ कि यहाँ पे तो लिख दो ईयर 1964 65 और यहाँ पे 70 71 के अराउंड, मतलब इतने 5-10 साल के अंदर ही तुम्हारा प्रोडक्शन कितनी होगी, 12.3 मिलियन टन से 23.8 मिलियन टन। बस यहाँ पे दिखाना प्रोडक्शन मिलियन टन, कोई नहीं देख रहा तुम्हें एग्जैक्ट, बस एक दिखाना चाहिए, एग्जामिनर को लग जाए कि ग्राफ बना दिया पोस्ट इंडिपेंडेंसी क्वेश्चन में, इतना दिखाना है आपको। जो डेटा यहाँ सिंपल दे रखा था मैंने ग्राफ में बना दिया, बस एग्जैक्ट एग्जैक्ट कोई नहीं देखता। बस अगर फिर भी दिक्कत है, इसलिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे सर कि कोई बात नहीं, ये लिख दिया मैंने, कोई आपको ग्राफ कोई मेजर नहीं करता हूँ, बस दिखता है कि एक प्रेजेंटेशन का खेल है। क्योंकि हिस्ट्री में कोई ग्राफ नहीं बनाएगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट बनाया तुमने, हिस्ट्री में बना दिया, अच्छी बात है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। चलो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम आगे देखते हैं, सिग्निफिकेंस वाला। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट थे, एक कौन सा था, हाँ क्रिटिकल नोट ध्यान रखना है उसका, वो अपन दोनों, तो इवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस, और उसमें भी क्रिटिकल नोट। तो इवोल्यूशन कर लिया, अब सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिंबल ऑफ नेशनल रिजिलियंस शो कर रहा है ये, यूनाइटेड द 2 कोर सेक्टर, जो हमारे 2 मेन सेक्टर थे, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, है ना। हाईलाइटेड द सैक्रिफाइस ऑफ सोल्जर एंड टॉयल ऑफ फार्मर्स एज इक्वली नोबल, दोनों को उसने बराबर माना। और वर्ड फिर अगेन अच्छा है, फार्मर्स का तो क्या होगा, टॉयल होएगा, मेहनत। ये वर्ड देखने तुम्हें वोकैबुलरी के लिए कोई इंग्लिश की क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडल आंसर से बस वर्ड निकाल लो, वही तुम्हें सेपरेट कर देगा। टॉयल ऑफ फार्मर्स एंड सैक्रिफाइस ऑफ द आपके सोल्जर्स। अब ये मत करते सेक्रीफाइस ऑफ फार्मर्स, समझ वो मिसमैच होता है कहीं ना कहीं, पर वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। हम जनरल वर्ड लिख देते हैं, जो चेक कर रहा होगा उसको दिख जाता है अरे इसकी वोकैबुलरी बिल्कुल ही खत्म है ना। वो गलत नहीं करेगा पर नंबर कम देगा। पर जहां पे तुमने डिफरेंशिएट करना सीख गए, यही तो नंबर बढ़ाएगा तुम्हारे, कि सेक्रीफाइस लिखा है सोल्जर में और टॉयल लिखा है फार्मर में, बस समझ गए। टॉयल मतलब मेहनत करना, जो उसकी मेहनत, बस इतना इतना डिफरेंशिएट करना अपने छोटे छोटे वर्ड्स, ठीक है। अब तुम दोबारा बोलोगे नहीं, एक बार ऐसे हमने एम्फेसाइज करके मॉडल आंसर को पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, फिर तो यही लिखोगे। अब इतना फार्मर में टॉयल नहीं किया होगा, इतना तुम लिख दोगे आंसर में अपना बार बार, ठीक है। चलो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लिंकेज,
रीइंफोर्स द आइडिया दैट फूड सिक्योरिटी इज स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम वैसे स्ट्रेटेजिकली फेल हो जाएंगे। तो उसको आइडिया को लिंक किया कैसे हमें इतना डिपेंडेंट होना पड़ गया था यूएस के ऊपर, तो वो शो कर रहा है फूड सिक्योरिटी इज अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। अब भरोसा नहीं है इसके क्वेश्चन, इस लाइन पे क्वेश्चन नहीं बन सकता अगली बार के ऊपर, ठीक है ना, रिलेट करके बताओ। फिर तुम्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस में बताना पड़ेगा कैसे इम्पोर्ट डिपेंड, फिर तुम उसको यूज करोगे जय जवान जय किसान से रीइंफोर्स हुआ, वही बातें रिपीट हो जाएंगी इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे। हेल्प बिल्ड पॉलिटिकल विल फॉर द एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हुआ इस नारे के थ्रू। अटल बिहारी वाजपेयी एडिड द जय विज्ञान, तो जय जवान जय किसान, इसको आगे तक इसका सिग्निफिकेंस है कि आगे भी इसमें पॉलिटिकल लोगों ने मतलब इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया है, ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टूल जय विज्ञान, और अब कर दिया जय अनुसंधान इनोवेशन मोदी जी ने। तो ये लगातार उसका अभी तक सिग्निफिकेंस आपने बता दिया। कि फिर क्रिटिकल नोट लिखेंगे हम, क्रिटिकल असेसमेंट, कि कहीं ना कहीं ये ओवर आइडियलिज्म भी था, ठीक है, बिकॉज द स्लोगन रोमांटिसाइज द रोल ऑफ जवान एंड किसान विदाउट एडिक्वेटली एड्रेसिंग द इंस्टीट्यूशनल चैलेंज। केवल ये कह देने से काम नहीं हो जाएगा जय जवान जय किसान के हम जीत जाएंगे फोर्स, वहां पे हमारी फूड सिक्योरिटी एड्रेस हो जाएगी या फार्मर के सारे कंसर्न दूर हो जाएंगे। फिर तुम एग्जांपल दोगे कैसे फार्मर की सुसाइड हो रही है अभी भी, तो कहां वो जय जवान है, कहां जय किसान है, ठीक है ना। अभी भी किसी सोल्जर्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं, तो कहां का जय जवान है। ये क्रिटिकल नोट डालना था आपको। अभी भी फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने एमएसपी, और उसके लिए इतने फार्मर्स की उसमें चाहे डेथ हुई है, तो आज कंटेक्ट से या इंजर्ड हुए हैं या परेशानी झेलनी पड़ी, तो फिर कहां पे जय किसान है, ये बताना था क्रिटिकल नोट के अंदर, है ना। तो हमें इस रियली इसको करना है, तो हमें एड्रेस कंसर्न एड्रेस जो है जवान के भी और किसान के भी एड्रेस करने पड़ेंगे, जो भी उनके कंसर्न इशू है। द स्लोगन रोमांटिक हो गया, ठीक है, सच एज डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिले, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है अभी भी, लिमिटेड पॉलिसी इंपैक्ट वाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव स्टेट्स ग्रू, यहाँ पे भी क्या है अभी स्क्यूड है डेवलपमेंट, कई जगह पे है कई जगह पे नहीं है। डिफेंस पर्सनल कंटिन्यू टू फेस इशू ऑफ शॉर्ट सर्विस टेन्योर, लैक ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट सपोर्ट, ये सब तो ये बताने थे आपको। सेलेक्टिव सेरिबुलेशन देखो, डिस्पाइट द स्लोगन ओवर 3 लाख फार्मर डाइड ड्यू टू सुसाइड बिटवीन 1995 एंड 2020 एनसीआरबी डेटा, तो अभी भी जय किसान पेंडिंग है, ठीक है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, प्राइस वॉलेटिलिटी है, लैंडलेस रिमेन लार्जली अनएड्रेस, लैंडलेसनेस, ठीक है। अब देखो मॉडर्न डे में रिलेवेंस आपका नेशनल सिक्योरिटी में, एमिड्स टेंशन विद चाइना एंड पाकिस्तान द स्लोगन इज इन्वोक्ड टू मेंटेन मिलिट्री रेडीनेस एंड पब्लिक मोरल। आज भी हम इसको यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भी आप इसको यूज कर सकते थे कॉन्टेक्स्ट डाल के। आज के टाइम में देखो अभी भी फार्मर प्रोटेस्ट में द स्लोगन रीसरफेस ड्यूरिंग द 2021 फार्मर प्रोटेस्ट वेयर द फार्मर क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स रियल कमिटमेंट टू देयर वेलफेयर। तो फार्मर वही कह रहे हैं उनको कि आप जय किसान कहते हो, तो कहां से जय किसान हुए हमारे, तो वो है। तो फार्मर ने क्वेश्चन किया उनके रियल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सेल्फ रिलायंस इन द करंट नैरेटिव द स्लोगन इज कंसर्न्ड विद द फूड सफिशिएंसी, डिफेंस, इंडिजिनाइजेशन, साइंटिफिक इनोवेशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। कंक्लूड भी तुम ऐसे कर सकते थे कि आज के टाइम में इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए फार्मर वेलफेयर, फूड सफिशिएंसी और डिफेंस एडवांसमेंट होनी चाहिए। जो तुमने ऊपर पढ़ा है उसी को 2 लाइन में सबमिट कर दो। मुझे नहीं पता कंक्लूजन में क्या लिखा है, लेकिन मैं अगर ये भी लिख देता तो मेरा कंक्लूजन ओके था। ये जो क्रिटिकल नोट है उसको मैंने एड्रेस कर दिया इसके अंदर। सिंपल लिखना है इंट्रो कंक्लूजन, कोई बहुत ज्यादा उसको टाइम नहीं लगाना, बॉडी पे टाइम लगाना ज्यादा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है ठीक है कुछ। चलो नेक्स्ट करते हैं। आज सारे क्वेश्चन मतलब अलग अलग है, मतलब अच्छे हैं, डाइवर्सिटी बहुत है ना इसमें, पूरा एक ही दिन में टेस्ट है सारा। आज थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ एक मिनट, फिफ्थ नहीं, डिस्कस वेदर सिक्स करेंगे, सिक्स। फिफ्थ में वैसे बता देता हूँ तुम्हें एक बार कैसे करना था उसको एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। फिफ्थ एक बार बस देख लो अपने घर जा, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम किसमें भी क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस विच प्रॉम्प्टेड द इंडिया टू प्ले अ डिसाइसिव रोल। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है और दूसरा डिसाइसिव रोल। ऐसे वैसे नहीं छोटा मोटा, डिसाइसिव रोल मतलब कि ऐसा एक्शन दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द आउटकम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है ना। तो ये एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था इन द इमरजेंसी ऑफ बांग्लादेश। अब क्रिटिकली एग्जामिन में आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितना क्रिटिकल था इंडिया का इंटरवेंशन। तो इसमें जो हर एक पॉइंट लिखोगे वो दिखा रहा होगा क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि बहुत क्रिटिकल था इसलिए हम इंटरवीन किया हमने, उस सेंस में आंसर को लिखना था, ठीक है। इसको जैसे मान लो अगर रिफ्यूजी इनफ्लक्स होता तो हम उसको टैकल कर लेते, पर यहाँ पे कैसा था, मास रिफ्यूजी इनफ्लक्स था, मास यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा। अब इतने सारे आगे तो इंटरवीन करना ही पड़ेगा हमें डिसाइसिवली। तो यहाँ पे इस तरीके से क्रिटिकलिटी शो करनी थी इस क्वेश्चन में।
तो हर क्वेश्चन को एक बच्चा नॉर्मल लिखेगा, एक क्वेश्चन को समझ के लिखेगा, उसको अगेन डिमांड एड्रेस करते मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट लिखे हैं सारे क्रिटिकलिटी को शो कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लार्ज लेवल पे था वो, अलग अलग एरिया में तो हमें दिक्कत होने लगी थी उससे, फिर इसलिए हमें डिसाइसिव स्टेप लेना पड़ा, इसलिए वो क्रिटिकली था। ठीक है, उस सेंस में इस आंसर को लिखना था। देखना फिर इसका मॉडल आंसर एक बार हम करेंगे। और एक क्वेश्चन है जो मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो करते हैं, बिकॉज उसके दोबारा आने के चांस ज्यादा है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कभी भी आ सकता है वापस। डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रिसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये जनरल क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है या दोबारा भी आ सकता है इसी किसी अदर फॉर्म में। इसको प्रैक्टिस करते हैं। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये है जो रिपीट हो सकता है। तो ये है 15 मार्कर्स, 11 मिनट्स, स्टार्ट। देखो पहले तो आप बताओगे हाँ भाई बेनिफिशियल है, कई जगह पे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। क्या होएगा, बेटर गवर्नेंस हो जाती है, स्मॉलर स्टेट एंश्योर टारगेटेड गवर्नेंस। छत्तीसगढ़ पोस्ट 2000 जब छत्तीसगढ़ बना था, अचीव 7% ऑफ एनुअल जीएसडीपी ग्रोथ। डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करना है कि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो फिर कंट्री को भी सपोर्ट किया है। ठीक है, तो बेटर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर हुई, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल। देन सेकंड आपने पॉइंट लिया, रीजनल डेवलपमेंट हुई है, इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है। ठीक है, उत्तराखंड सो रोड डेंसिटी इंक्रीज बाय 50% एंड बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो रोड डेंसिटी बढ़ती है तो वहां पे डेवलपमेंट आती है ना। रोड से काफी चीजें डेवलप होती हैं, तो रोड डेंसिटी से डेवलपमेंट को लिंक करके बताना था। झारखंड हार्नेस्ड कोल एंड आयरन और रिसोर्स टू अट्रैक्ट रुपीज 15,000 करोड़ ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो झारखंड ने अपना बेटर इंडस्ट्रियल मिनरल यूज किया तो उससे इन्वेस्टमेंट आई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिली। तो ऐसे सारे पॉइंट इकोनॉमी से लिंक करके चलने हैं आपको। फिर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लिखा था तेलंगाना का एग्जांपल आपने, हैदराबाद से होके। ठीक है चलो, तेलंगाना अट्रैक्टेड 2 लाख करोड़ इन आईटी एंड फार्मा इन्वेस्टमेंट विद हैदराबाद इमर्जिंग एज द ग्लोबल हब। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप फ्लरिश ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये भी सारा इकोनॉमिक का पार्ट है, वहां पे फ्लरिश होगा तो कंट्री को भी हेल्प करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, एड्रेसिंग तेलंगाना डिमांड एंडेड द डिकेड्स ऑफ अनरेस्ट। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी आती है, वो सारी चीजें। ठीक है, देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, आपस में कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट होता है। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड यूज सेंट्रल इंसेंटिव्स टू बूस्ट इको टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर। पर इसके फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है, चैलेंजेस भी आप दे सकते हो कि पैसा फिर इन्वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे नई कैपिटल बनाने में, है ना। आंध्र प्रदेश फेज रुपीज 16,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट पोस्ट बाइफर्केशन, न्यू कैपिटल अमरावती प्रोग्रेस स्टॉल ड्यू टू फंडिंग इशू। तो एक इशू आता है, इसमें पैसा लगता ही है। फिर सेंटर स्टेट की फिर और डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, फिर वो लॉन्ग टर्म में और कॉस्टली प्रूव होता है, और पैसा लगता है उसमें सॉल्व करवाने में, उनको मैनेज करने में, है ना। ठीक है, क्योंकि उनको फिर अगेन डैम बनाना है, कई चीज करना, तो कहीं ना कहीं फिर लिटिगेशन कॉस्ट कई चीज होती है, फिर देना पड़ता है पैसा, तो वो कहीं ना कहीं जो मुद्दा शांत था फिर वो कॉस्ट उसमें लग जाती है। वाटर डिस्प्यूट का बता दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप, वही दोबारा डिपार्टमेंट बनेंगे, है ना, और एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलैप होता है, तो पैसा क्या हुआ, ज्यादा लग गया। तो तुम इकोनॉमी की टर्म में बात कर रहे हो सारा, वहां पैसा कैसे आ रहा था, यहाँ पैसा कैसे जा रहा है, छोटी स्टेट बनाने से। ठीक है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, स्मॉलर स्टेट रिस्क ओवर डिपेंडेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, और फिर डिमांड होगी, न्यू डिमांड्स विल इमर्ज। तो ये सब चैलेंज आएंगे। ठीक है, अब आपको इसको बताना था आगे, कुछ इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि कैसे कोई केस स्टडी आप लेके कि उत्तराखंड 2000 में हुआ था, ये मैंने दे दिया, कहीं भी यूज हो सकती है। तो उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट की है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है टूरिज्म में, पिलग्रिमेज में, और उनसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, और इंप्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, ये उत्तराखंड के। पर वहां पे चैलेंज क्या हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है उसकी कॉस्ट है अपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट। देन झारखंड में क्या है, दे फोकस ऑन द मिनरल मैनेजमेंट एंड ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दो फायदा किए, तो मिनरल मैनेजमेंट और ट्राइबल वेलफेयर, ये फायदा है। लेकिन वहां पे लिमिटेड क्या हो गया आपका, चैलेंज क्या हो गया, परसिस्टेंट पॉवर्टी एंड गवर्नेंस इशू। ये कभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कभी करप्शन हो रहा है, तो परसिस्टेंट पॉवर्टी अभी भी है और गवर्नेंस इशू है। और अगला क्या है, लिमिटेड डाइवर्सिटी बियॉन्ड माइनिंग। आप खुद ही देखो, मैं भी गया था झारखंड भी लास्ट ईयर ना, तो वहां पे आप मोस्टली देखना, मतलब अभी भी ज्यादा चीज एग्रीकल्चर और उससे बियॉन्ड तो उन्होंने किया ही नहीं बहुत ज्यादा ना। बाकी स्टेट डाइवर्सिफाई कर रही है, डाइवर्सिफाई कर ही नहीं पा रहे माइनिंग और एग्रीकल्चर के अलावा, तो डाइवर्सिफिकेशन लैक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
ऐसे पॉइंट निकालने थे अपने को, ये थोड़े लग रहे हैं कि हैवी कुछ पॉइंट्स है जो इनसाइट सच्ची में मिल रही है, रादर देन गुड गवर्नेंस और वो सब नहीं लिखना था बस सीधा। उसके अलावा भी दो तीन ऊपर थोड़ा अपने को देखना है। ये सीधी लग रही है, हाँ मिनरल की है, ट्राइबल की है, पर डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। और अभी भी क्यों हम देखते हैं, अब बच्चे कहेंगे स्टोरी लिख देंगे गवर्नमेंट लगातार चेंज हो रही, सीधा उतना टाइम नहीं है ना यहाँ पे लिखना, बस गवर्नेंस इशू है। थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते थे, एक दो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते उसको, इतना स्पेस ही नहीं हमारे पास। फिर तेलंगाना में रैपिड आईटी डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है, इवन कहीं ना कहीं उन्होंने रीजनल इम्बैलेंस हाउस को भी टैकल किया है, पर वहां पे इनिशियल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रप्शंस आए थे। ठीक है, अभी भी असेट डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में कॉम्प्लेक्सिटीज है विद द एपी। तो ये केस स्टडी की आप पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हो, चैलेंज और पॉजिटिव। फिर लास्ट में आपको जो स्टैंड लेना था बताना था कि इकोनॉमिक सक्सेस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। ऐसी थोड़ी छोटी स्टेट बना दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही जाएगी, वो दो तीन फैक्टर पे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, उनकी इकोनॉमिक विजन कैसे आगे उसको वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, प्लानिंग कैसी है। ठीक है, तो आप पहला बताओगे इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी कैसी है, जिसमें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि नहीं, फिजिकल मैनेजमेंट है कि नहीं प्रॉपर, पता चला लोन ही लोन चल रहा है, डेट बढ़ता ही जा रहा है, तो फिजिकल मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट, रिसोर्स एंडोमेंट, रिसोर्स होने चाहिए। अब रिसोर्स केवल नेचुरल नहीं, अब बात करोगे ह्यूमन रिसोर्स भी, नहीं तो रिसोर्स क्या बन जाएगा, रिसोर्स कर्स बन जाएगा फिर, अगर ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं होगी तो नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों रिसोर्स की बात करनी है। ठीक है, कैपिटल कितनी अवेलेबल है उनके पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो छोटी स्टेट इकोनॉमिकल बेनिफिट होगी नहीं होगी। गवर्नेंस की कैपेसिटी, एबिलिटी टू डिलीवर डेवलपमेंट आउटकम, गवर्नमेंट डेवलपमेंट आउटकम डेवलप कर डिलीवर कर पा रही नहीं कर पा रही। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उनकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, ये नहीं भाई कोई शॉर्ट टर्म है जो छोटी स्टेट बनी उसकी एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए और प्रॉपर एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तब जाके वाइबिलिटी आएगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन एंड एग्जीक्यूशन, ये नहीं बस पॉलिटिकल मोटिवेशन बस स्टेट बना लिया होगा, उस प्रॉपर प्लानिंग विजन, अब ये सब चीजें बहुत मैटर करने लगी है, कितने क्लैरिटी से चाहिए भी हो और तभी जाके होएगा। ठीक है ना। फिर लास्ट में इरिस्पेक्टिव मैंने क्या लिखा, तुम अपना खुद ही सोच के लिख दो कि भाई अगर इन सब पैरामीटर पे होगा तो वो स्टेट भी डेवलप करेगी और कंट्री को भी डेवलप करवाएगी इकोनॉमिकली, बस सिंपल दो लाइन में खत्म कर दो। तो ऐसे कोई ये फिक्स नहीं है कि छोटा स्टेट बनेगा तो डेवलपमेंट होगी। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखते तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और वो कंट्री के डेवलपमेंट भी हेल्प करेगी। ये कंक्लूड करना है। ठीक है, चलो। पर बस ये है कि कीवर्ड्स हमें देखने, अब ये मार्क करने अपने को, जो जो वर्ड्स मैंने आपको बता दिए ना, फिर वो दोबारा बस याद हो जानी चाहिए। अब तो उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ने का टाइम मिलेगा, याद करो फिर। अब अगला तो कल तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, कल संडे परसों से है ना, तो कल एक दिन पढ़ लेना अपना। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 6 है ना, अब हम करेंगे 7। देखो, assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of the Indian princely state। ना इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से मैंने कहा था क्वेश्चन आता है, तो वही उसी का क्वेश्चन है ये। कितना है, 10 मार्कर है, 7 मिनट से सीधा क्वेश्चन है, करो इसको। क्या मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ रहे थे, चलो भी देखो। असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, तो एडमिनिस्ट्रेशन के इशू बताने हैं आपको, और सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ प्रिंस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो हमने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट तो कर लिया, अब उन सब में अलग अलग चीजें होती थी, अलग अलग तरीके से थे, अलग अलग कल्चरल उनकी बिलीफ थी, वो इशू करने थे हमें एड्रेस। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, फिर सोशो कल्चरल देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आएगा लैक ऑफ यूनिफॉर्म गवर्नेंस, क्योंकि 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, सब अलग अलग तरीके से गवर्न होती थी। अब पहले किसी एक सिस्टम में थे, फिर दूसरे सिस्टम में आना, उनकी अलग सबकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। ठीक है, ट्रेवेनकोर मैसूर हैड वेरिंग लॉज, करेंसीज एंड पुलिस सिस्टम्स, नो यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो ये एक इशू आया उनका, सबके अलग अलग आपके सिस्टम थे गवर्नेंस के। रेवेन्यू एंड लैंड सिस्टम, जैसे जागीरदारी राजस्थान में होता था, जमींदारी अवध में चल रहा था, रोहितवारी मैसूर में था, क्रिएटेड फिजिकल कंफ्यूजन पोस्ट मर्जर, इसको कितना पैसा करना, वो सारा सारा अलग इशू था ये। देन ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस था, ठीक है ना, हैदराबाद में पॉपुलेशन थी 16 मिलियन, और द निजाम एंड हिज ऑफिशियल्स दे अपोज द इंडियन टेक ओवर।
तो ये ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस भी आई वहां पे, तो ऑपरेशन पोलो हुआ फिर, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स थे, कई जगह पे रोड्स नहीं थी, ओवर 200 स्टेट्स इंक्लूडिंग बीकानेर कच्छ लैक रेलवेज मॉडर्न रोड्स एंड टेलीग्राफ, तो ये भी हमें करना था सेटअप, ताकि डेवलपमेंट वहां तक पहुंचा सके, इंटीग्रेट कर सके प्रॉपर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स है ना, कई जो स्टेट्स थी वो बॉर्डर पे थे, जूनागढ़ पाकिस्तान से है ना, जो कश्मीर आपका पाकिस्तान और चाइना से, देयर इज द नेशनल सिक्योरिटी इशू एंड साइज डिस्प्रोपोर्शनेटली, तो ये भी एक इशू था। एक हैदराबाद था जो 82,000 स्क्वायर माइल्स था, और वेम्पल्ली लेस देन 1 स्क्वायर, मेकिंग, अब उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था। तो ये तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। सोशो कल्चरल चैलेंजेस क्या थे आपके, अभी भी कई तो क्या, दे शो देयर लॉयल्टी टू द रूलर्स, नई स्टेट के अंदर आना नहीं चाहते, डेमोक्रेटिक में आना नहीं चाहते थे कई, ठीक है। पीपल ऑफ मैसूर एंड ट्रेवनकोर प्रेफर्ड मोनार्की ओवर डेमोक्रेटिक इन इंडिया इनिशियली। देन फ्यूडल स्ट्रॉन्ग होल्ड था अभी भी, जमीनों पे कंट्रोल, अराउंड 60% ऑफ लैंड इन राजपूताना वाज अंडर फ्यूडल कंट्रोल टिल द लैंड रिफॉर्म्स। फिर रिलीजन और आइडेंटिटी, जूनागढ़ में क्या था आपका, रूलर कौन थे आपके, मुस्लिम रूलर विद 80% हिंदू पॉपुलेशन, कश्मीर में उल्टा था, ठीक है ना, हिंदू रूलर विद मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। देन लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, मणिपुर उनकी अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, कश्मीर नागालैंड दे शोड रेसिस्टेंस ड्यू टू द लिंग्विस्टिक एंड एथनिक आइडेंटिटीज। एंड मॉडर्नाइजेशन रेसिस्टेंस, कई स्टेट जैसे भोपाल एंड हैदराबाद अलीट दे अपोज सेकुलर लीगल कोड्स एंड ह्यूमन एजुकेशन। हमें जो लर्न करना है वो ये चीज करनी है, क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं सोशो कल्चरल के, ठीक है। एक तो स्टार्टिंग के तो लॉयल्टी टू द रूलर्स और फ्यूडल, बाद वाले देखो हम जब आगे सोसाइटी में भी करेंगे तो रिलीजन एक आता है ना, कल्चर एक आता है, वही लिखा हुआ है, लैंग्वेज आता है, एथनिसिटी आता है, मॉडर्नाइजेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन, ये 4-5 आप वैसे याद कर लो। अब कभी जब भी सोशो कल्चरल के पैरामीटर आएंगे तो इन्हीं में से आपको लिखना है, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक इसलिए होगा, ये ऊपर वाले 2 स्पेसिफिक हो गए, ये 3-4 जनरल पॉइंट है, जो कभी भी सोशो कल्चर की बात आएगी तो लैंग्वेज एथनिसिटी रिलीजन इन्हीं की बात आपको करनी है, उनसे फिर पॉइंट जनरेट करना सीखोगे आप, ठीक है। ये हो गया अभी तक के। अब जो इस साल 2025 में आए हैं 2 क्वेश्चन अपन वो प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो 2025 के मेंस में थे आपका, द इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, इलुसिडेट। 10 मार्कर, 7 मिनट्स, स्टार्ट। हो गया, चलो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कईयों को लग रहा था एथिक्स का क्वेश्चन आ गया, बनाना था इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस का, ठीक है, सोसाइटी से लिंक करके। पहले आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, सेंट्रल टू द नेशन बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, कॉल्ड बाय स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बाय द पटेल, ये सब इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें खत्म करनी थी, ठीक है ना, कि वो स्टील फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग है जो पूरी कंट्री को बांध के रख रहा है, मैनेज कर रहा है, उस तरीके से उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। नेशन बिल्डिंग में और स्टील फ्रेम का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता, फिर आप बताते कहाँ से ये चीज आ रही है ना, नेशनल कॉन्शियसनेस, प्रोफेशनलिज्म। तो जो कॉलोनियल टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज थी दैट वाज प्रोफेशनलिज्म, हाईली प्रोफेशनल, जो काम दिया उनको कर देती थी वो, पर उनकी लॉयल्टी किस पे थी, ब्रिटिश एम्पायर के लिए, तो नेशनलिज्म इंडिया के लिए नहीं था उनका। ये डिफरेंस बाद वाली सर्विस में क्रिएट हुआ था, ये क्वेश्चन का एसेंस था, ठीक है। तो एलियन थी वो और ऑथोरिटेरियन थी, ठीक है, लॉयल टू द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, नॉट टू द पीपल, जो पीपल ऑफ इंडिया उनसे लॉयल नहीं थी, वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए लॉयल थी। अब जो पोस्ट 1947 की ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उसने क्या अडॉप्ट किया, मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट किया ही है, साथ ही साथ आपका नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, ये क्वेश्चन की डिमांड थी, जो आपको द इथोस ऑफ सिविल सर्विस स्टैंड्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद द नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो ये प्रोफेशनलिज्म के क्वेश्चन अगर वहां पे आ जाता है एथिक्स में, तो वहां पे अलग वर्ड चलती, कंपैशन, एथिक्स का, जो भी गवर्नेंस हुआ, गुड गवर्नेंस, वो सारे चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एग्जांपल में डालूंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले, पेपर 1 में आया ना ये। अब देखो कैसे इन्होंने प्रोफेशनलिज्म शो किया। जब भी आप प्रोफेशनलिज्म शो करते हो तो उसमें आप क्या लेके आते हो, मेन कीवर्ड क्या आता है, एफिशिएंसी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एसओपीज फॉलो करते हो, डिसिप्लिन, अकाउंट, वो सब फॉलो करते हो आप, तो उससे आएगा एफिशिएंसी।
जब आपके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस होगी तो आप लेके आते हो इफेक्टिवनेस। तो ये वर्ड था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन था कि अब आपने जान धोख दी अपनी उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों है हमारे यहाँ पे, वो बताना था। तो एफिशिएंसी के लिए इन्होंने क्या किया था, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते थे, ठीक है, न्यूट्रलिटी से करते थे, सभी सेक्शन की डेवलपमेंट करनी थी, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ, न्यूट्रलिटी जो मैंने आगे बता रखा है कि सर्विस टू ऑल कम्युनिटीज इक्वली क्रूशियल इन द प्लूरल सोसाइटी, हमारी प्लूरल सोसाइटी है ना, तो सभी सर्विस सभी सोसाइटी के लिए रूल ऑफ लॉ और न्यूट्रलिटी से काम करना है। एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है ब्यूरोक्रेसी में, एंड आपका प्लानिंग, ठीक है, जैसे जो हमें दिखता है 5 ईयर प्लान के अंदर दिखा, ग्रीन रेवोल्यूशन के इंप्लीमेंटेशन सब में दिखा, तो हमारे यहाँ पे ये एक्सपर्टीज भी थी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी बनी रही, कितने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई पर इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस जो भी थे वो सारे कंटिन्यूअस बने रहे, तो इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी है इन्होंने बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। देन डिजास्टर रेस्पॉन्स, जो भी डिजास्टर आए उनको प्रॉपर, चाहे रिफ्यूजी क्राइसिस हो, चाहे कुछ भी हो, डिजास्टर हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उन सब के अंदर प्रोफेशनल एसओपी जो थे उनको फॉलो करके उन्होंने डिजास्टर को मैनेज किया। तो ये सारे तो आगे एफिशिएंसी वाले पॉइंट आपके, ठीक है। प्रोफेशनल प्लानिंग एंड एक्सटेंशन सर्विस इनेबल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन लिफ्टिंग इंडिया फ्रॉम द फूड डेफिसिट टू द फूड सरप्लस, ये कब शो कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म। अब बात करते हैं अपना आपका नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस पे। तो एम्पैथी होगी तभी हो पाएगा, इक्विटी की बात करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, इफेक्टिवनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे जो था कि जो पेट्रोटिज्म कैसा था, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल सर्वेंट्स टुक द ओथ एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द रूलर्स। तो ये रूलर्स के ऊपर नहीं थे कि रूलर्स क्या कह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं और उसी को अपहेल्ड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रोटिज्म था, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी लिख सकते हैं तुम यहाँ पे। अब देखो कहां पे हम देखते हैं इनकी नेशनल कॉन्शियसनेस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जब प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट किए, अगर तुम्हें पता होता पहला क्वेश्चन हमने किया कितने चैलेंजेस थे, तो उसने इन्होंने अपना वो देशभक्ति का दिखा के उसको कैसे भी करके मैनेज किया, बहुत बड़ा टास्क था वो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, सिविल सर्विस प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन टू द न्यूली मर्ज टेरिटरीज। अगर केवल प्रोफेशनलिज्म होता तो शायद वो नहीं हो पाता, उसके लिए नेशनल कॉन्शियसनेस भी जरूरी थी, इतने बड़े स्केल पे इतना डाइवर्स, इतने चैलेंज थे, हमने करा ना भी, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशो कल्चरल चैलेंज थे, उसको नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस से ही दूर किया जा सकता था। तो पहला पार्ट था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। दूसरा था सोशल कोहेशन बना के रखना, ठीक है, इन्होंने कैसे किया, प्रोमोटेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड सेक्युलर गवर्नेंस। तो पूरे इंडिया में पोस्टेड होते थे, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सिविल सर्वेंट्स इसीलिए प्रमोट, तभी आप अगर आप पंजाब से हो तो आपको तमिलनाडु पोस्टिंग, आप किसकी बात करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे और किसकी बात करोगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। कोई भी, और लॉज भी कैसे लगाओगे आप, सेक्युलर आइडियाज की। तो ये उस टाइम से चलता आ रहा है क्योंकि पूरे नेशन को एक साथ बांध के चलना था। देन इक्विटी एंड जस्टिस, जैसे लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया तो क्या आया उससे, इक्विटी आया, ठीक है। इससे सब क्या हो रहा है, ये सब नेशनल कॉन्शियसनेस की बात है। देन आपका इन्होंने इथोस जो चेंज हुए वो कैसे चेंज हुए, इसके पहला क्या था, कॉलोनियल एलिटिज्म पूरा, उससे किस पे आ गए आपके, सर्विस टू द पीपल, इथोस भी चेंज हो गए, तभी तो नेशनल। तो ये इतने सारे वर्ड्स आपके आंसर में होने थे, तब जाके हम उस आंसर को करते हैं। और ये कैसे होता है, जब हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, ऊपर ब्रेक किया था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए क्या क्या किया, इफेक्टिवनेस के लिए क्या क्या किया, और एग्जांपल सारे वो ये लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, 5 ईयर प्लानिंग, एथिक्स नहीं डाले मैंने, पेपर 1 के एग्जांपल डाले, तब वो टोन आई पेपर 1 की। अब इसके आगे भी है ना, मॉडल आंसर में थोड़ा देख लेते हैं। नेट फूड इंपोर्टर हो गया, इथोस हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर यहां तक भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बाकी मैंने थोड़ा और बता रखा है आगे। सोसाइटल रोल ब्लेंडिंग, जैसे कि देखो नेशनलिज्म का और कहा जा सकता है, ड्यूरिंग द रिफ्यूजी सेटलमेंट पोस्ट पार्टीशन एंड लेटर इन द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन ऑफिसर वर्क विद द एम्पैथी बियॉन्ड मेरे मेरे टेक्निकल एफिशिएंसी। तो टेक्निकल एफिशिएंसी अलग है, उसके अलावा एम्पैथी से भी इन्होंने काम किया था, जब पार्टीशन के टाइम पे भी और आपका नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन के टाइम पे। ये सब शो कर रहा है नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। फिर देखो सोसाइटल रोल ब्लेंडिंग द टू, अब चाहिए क्या, दोनों को ब्लेंड करना है, तो लास्ट में कंफ्यूजन, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देखते हो, इसमें हमने दोनों को डेवलप, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या किया है, दोनों को ब्लेंड किया है। कैसे, मॉडर्न डेटा ड्रिवन, ये क्या हो गया, प्रोफेशनलिज्म का पार्ट हो गया, एंड गाइडेड बाय द नेशनलिस्टिक गोल ऑफ अपलिफ्टिंग द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ऐसे आप एग्जांपल बताओगे सीडीपी में, और अब रिसेंटली एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कैसे हमने इन दोनों को ब्लेंड करके चल रहे हैं। तो रिसेंट एग्जांपल भी अगर दे सकते हो तो इनमें से एक दे देना, ठीक है।
फिर कुछ चैलेंजेस है और क्या उसको ठीक करना है। 15 नंबर में आता तो ये लिख देना, अदरवाइज कंक्लूड करके खत्म हो जाएगा। मैंने आगे के लिए दे दिया, और कोई चैलेंज कुछ आया तो कंटेंट एक्सप्लोर वाला। एक एक्रोनिम है इंडिया का, जो ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 2025 का है, 15 मार्क्स का। ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ, अब स्टार्टिंग में अब जब हम कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं तो मोस्टली हम किसका ही पढ़ते हैं, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ही पढ़ते हैं कि पॉलिटी में हमने कैसे कंसोलिडेशन किया। इसने पूछा है पॉलिटी का। इकोनॉमी भी हमने कंसोलिडेट किया है, रिफॉर्म्स किए अलग बहुत सारे, प्लानिंग आई है, सारी चीज, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन बताओ, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन बताओ, एजुकेशन कंसोलिडेशन बताओ, एंड इंटरनेशनल। तो चार अपने आप ही डिवाइड करके दे दिए। तो 3 पेज होंगे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करके 5-5 पॉइंट, 3-3 पॉइंट लिखो तब भी काम हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छी, अगर वैसे क्वेश्चन आता ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां तक आ जाता तो फिर वो ब्रेक करना मुश्किल हो जाता। तो उस टाइम बच्चे पॉलिटी लिख के आते, उनको फिर 15 में से कितने मिलते, 3। अब कहते हैं यार 3 पेज भर के आया था, 15 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर मेरे को क्यों मिले? वो इसलिए मिले क्योंकि वो पॉलिटी कंसोलिडेशन करके आया था। तो ये चीज हमें समझनी है। इसमें 4 पार्ट है, इकोनॉमी, एजुकेशन और आईआर। करो स्टार्ट, 15 मार्क्स। तो कई बार जब हम लगता है कि हम पूरी शीट भर के आए, सफाई से किया है, सर ने कहा था डायग्राम बनाओ, डायग्राम भी है, डेटा भी दिया है, फिर भी हमें नंबर नहीं आए पूरे। पता चला GS3 में तो, या GS1 में मान लो 55 ही नंबर रह गए, या 85 ही रह गए। वो 100 का बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे, डिमांड एड्रेस नहीं की, या सारे पार्ट एड्रेस नहीं किए, है ना। अब वो चीजें कैसे आती है? ऐसे नहीं आएंगी कुछ रैंडम टेस्ट से। हमने यूपीएससी का प्रैक्टिस कर लिया, इस क्वेश्चन से इंटरप्रिटेशन लगा लिया। अब अगली बार कोई सीधा क्वेश्चन में आएगा, तुम उस पर डायमेंशन ढूंढोगे, यार और क्या कर सकता हूँ ये नंबर ना कट जाए। ये क्वेश्चंस हम सीख जाते हैं यूपीएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। अब खुद सोचो यार, देखो कितना दिमाग लगाया इन्होंने। पहले वाले में प्रोफेशनलिज्म और उसको डाल दिया, नेशनल कॉन्शियसनेस को। अब वाले में इनको कंसोलिडेशन को भी इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब आज से पहले हमने भी नहीं इतना सोचा होगा किसी ने कंसोलिडेशन को, मोस्टली पॉलिटी सोचते हैं। पर इतना तो इतनी मेहनत करते हैं क्वेश्चन बनाने में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं को डिकोड कर लो, इन्हीं को अपने उसमें कर लो, तो ये सबसे कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट देगा। मेरा मानना यही है, जब पीवाईक्यू सारे कर लोगे तो उसका फिर कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेना, तुम्हारा अप्रोच ही चल जाएगा आंसर राइटिंग का, और एक एलिवेटेड आंसर लिखोगे तुम, क्योंकि कीवर्ड आ जाएंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करना आ जाएगा। वही चाहिए अपने को बस। तो 2 चीज क्या चाहिए, कीवर्ड्स आंसर के और क्वेश्चन को ब्रेक करना आ जाए, तो हम कर लेंगे। 11 मिनट्स 15 मार्क्स, स्टार्ट करो। देखो, कंसोलिडेशन की बात करें पॉलिटी में, अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले वही किया प्रिंसली स्टेट का। सब हेडिंग देखो, अंदर का वही है, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने 500 प्लस प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करवा दिया, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हमारी बात हुई है ना, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, एंश्योर्ड सेकुलरिज्म, ये सब। तो पॉलिटी के पॉइंट आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल कंसोलिडेशन, ठीक है। कुछ तो नए बनाए और कुछ जो चलते आ रहे थे उनको कंसोलिडेट किया स्टार्टिंग में। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन हो गया जैसे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन हुआ, फिर इनको यूपीएससी पहले से था, कैग, इन सबको कंसोलिडेट किया उसने। देन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ। ये सब किसका पार्ट चल रहा है, पॉलिटी का। तो तुम्हारे पॉइंट्स आने चाहिए सारे। 1956 अर्ली फेज ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन इकोनॉमी में हम क्या क्या कर रहे थे, रिफॉर्म्स कर रहे थे, है ना। एग्रेरियन रिफॉर्म्स, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्लानिंग में लॉन्च ऑफ 5 ईयर प्लान, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, लेटर हैवी इंडस्ट्री सेकंड 5 ईयर प्लान से। तो ये सब अर्ली का है। मैंने कहा ना सारा रिवाइज हो जाएगा, वही टॉप सब हेडिंग लिखनी थी सारी अपने को, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का हमारा सिलेबस है। देन पीएसयूज और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने काम किया, बिल्डिंग स्टील प्लांट्स, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया बोलते, डैम्स को बनाया, ठीक है। फूड सिक्योरिटी पे काम किया, इनिशियल डिपेंडेंस थी पीएल 480 पे इंपोर्ट, अब हमने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए बाद में। तो क्या क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। थर्ड इज द एजुकेशन, जिसमें आपने पब्लिक एजुकेशन पे यूजीसी एस्टेब्लिश हुई, आईआईटीज बनी आपकी, एम्स बने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, राइट टू एजुकेशन, डीपीएसपी, रिजर्वेशन हुआ एससी का जॉब्स में, एजुकेशन में। साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट किया थ्रू सीएसआईआर, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च फाउंडेशन। एडल्ट लिटरेसी पे भी काम किया था, और बेसिक एजुकेशन पे, नई तालीम मॉडल एंड कम्युनिटी एजुकेशन। देन फोर्थ इज द लास्ट इज द इंटरनेशनल, उसमें सबको नैम सबने लिखा हुआ, ठीक है। एशियन लीडरशिप में कि सबको हम डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे थे, है ना, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, नेबरहुड के जो चैलेंज थे उसको टैकल किया हमने, और पीस डिप्लोमेसी, पंचशील एग्रीमेंट विद चाइना, एक्टिव रोल इन द यूएन। तो स्टार्टिंग में हमने ये सब काम किए थे, नैम किया था, एशियन लीडरशिप,
नेबरहुड को मैनेज किया और पीस डिप्लोमेसी बात करते स्टार्टिंग से यूएन में भी और पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू। फिर ये देखो द अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से जो 64 के अराउंड था वाज एन एरा ऑफ, वो हमारा किसका एरा था, नेशन बिल्डिंग का, ठीक है, वेयर इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनियल लीगेसीज इनटू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो हम कॉलोनियल लेगेसी अब कहां पे जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ये। इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, एक्सपेंडेड एजुकेशन, तो इकोनॉमी में प्लानिंग किया, एजुकेशन किया, ठीक है, एंड कार्व्ड नीश इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वो कैसे करेंगे, थ्रू नॉन अलाइनमेंट या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। दिस कंसोलिडेशन नॉट ओनली एंश्योर्ड इंडिया सर्वाइवल एज अ डाइवर्स डेमोक्रेसी बट आल्सो गिव इट अ रेजिलियंस टू फेस फ्यूचर चैलेंज ऑफ वॉर, पॉवर्टी एंड। तो इनिशियली जो हमने कंसोलिडेट किया था उसी से हमने क्या आने वाले जो फ्यूचर चैलेंज हमारे वॉर के हो चाहे पॉवर्टी के हो, ग्लोबलाइजेशन को, उसको हमने टैकल किया। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग लिखना था, चारों पार्ट एड्रेस करने थे इन द इनिशियल फेज ऑफ आफ्टर द फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंस। कल छुट्टी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, परसों जो टेस्ट होगा तो टेस्ट नंबर आपका 12 और 13 दोनों साथ ही करेंगे क्योंकि 13 में केवल 2 ही क्वेश्चन है। तो 12 टेस्ट नंबर वर्ल्ड हिस्ट्री के 12 और 13 दोनों के टॉपिक पढ़ के आने हैं आपको। मंडे को होगा टेस्ट नंबर 12 एंड 13 कंबाइंड, दोनों के क्वेश्चन टैकल करेंगे।